नमस्कार दोस्तों, मैं तन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्रॉप रोटेशन और क्रॉपिंग सिस्टम। तो ऐसे टॉपिक लेके आया हूं जो किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम में आते हैं, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये पूछा जाता है आपसे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे और दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, क्रॉप रोटेशन की अगर बात करते हैं तो आप पहले देख लीजिएगा डेफिनेशन, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। लिखा हुआ है रिपीट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन अ सर्टेन पीस ऑफ लैंड इन फिक्स्ड पैटर्न सो दैट मेंटेन क्रॉप फर्टिलिटी इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। ठीक है दोस्तों, वो ये कह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर लैंड पर एक फसलों को इस तरह से पैटर्न करना, इस तरह से तैयार करना पैटर्न जिससे सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे, इस तरीके को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। दोस्तों इस तरह से समझिएगा आप, मान लीजिए ये आपका कोई फील्ड है, ये कोई फील्ड है और इस फील्ड पर अगर हम कोई एक विशेष प्रकार की फसल हर साल लेते रहते हैं तो इस खेत की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। सॉइल फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये फील्ड जो है हमारा वो अच्छी फर्टिलिटी देता रहे तो हम फसलों का एक विशेष क्रम अपनाते हैं और इस विशेष क्रम को ही क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर कैसे क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, कैसी फसलों का क्रम अपनाते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों आगे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, यानी क्रॉपों को, जब फसलों को जब आप अपनाना है तो आप किस तरीके से उनको अपनाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पहले लिखा हुआ है नॉन लेग्यूम्स क्रॉप शुड बी सोन आफ्टर लेग्यूम्स क्रॉप, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर लैंड पर अगर एक साल अगर आपने कोई फसल ऐसी ली है जो नॉन लेग्यूम है, यानी कि फलीदार यानी कि दलहनी फसल की नहीं है, तो आपको अगली बार क्या करना चाहिए, दलहनी फसल लेना चाहिए। ठीक है, नॉन लेग्यूम के बाद हमें क्या लेना चाहिए, लेग्यूम लेना चाहिए। आगे चलते हैं। सैडो रूटेड का मतलब होता है ऐसी फसलें जिनकी जड़ें कम गहराई पर जाती हैं। सैडो रूट्स क्रॉप शुड बी ग्रोन आफ्टर डीप रूट्स क्रॉप। ठीक है दोस्तों, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी फसलें जो गहरी जड़ वाली होती हैं उनके बाद हमें हमेशा उथली जड़ वाली फसलें लेना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे तक चलते हैं। क्रॉप हैविंग लेस रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्योर एंड इरिगेशन। क्रॉप हैविंग लेस रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्योर एंड इरिगेशन, ऐसी फसलें जो कम खाद एवं पानी चाहती हैं उनको हमेशा हाई यानी कि अधिक पानी और इरिगेशन और मैन्योर, पानी और खाद चाहने वाली फसलों के बाद लेना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रिंसिपल है क्रॉप हैविंग लेस रिक्वायरमेंट ऑफ टिलेज। ऐसी फसल जो कम टिलेज यानी कम निदाई गुड़ाई चाहती हो, ऐसी फसल को हमेशा हैविंग मोर रिक्वायरमेंट यानी कि अधिक निदाई गुड़ाई वाली फसल के बाद हमेशा कम निदाई गुड़ाई वाली फसल लेनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्रॉप शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग सॉइल एंड क्लाइमेट। हम कोई भी फसल चक्र में जब किसी फसल का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उस फसल का सिलेक्शन हमेशा वहां की जमीन और क्लाइमेट को देखकर करना चाहिए। क्लियर है, जैसे दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं। मानिएगा कि जो काली मिट्टी है उसे कपास की मिट्टी कहा जाता है। तो अगर हम कहीं काली मिट्टी है और हम ये चाह रहे हैं कि हम वहाँ कपास करें तो बिल्कुल हमें कपास को सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करें क्लाइमेट की तो हमें देखना चाहिए कि ये जो फल या जो हम फसल लेने वाले हैं वो किस क्लाइमेट की हैं। ठीक है, जैसी ही फसल जो गर्म क्लाइमेट में होती है उसको गर्म क्लाइमेट में लेना चाहिए और जो ठंडे क्लाइमेट में होती है उसको ठंडे क्लाइमेट में लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्रॉप विच अफेक्टेड मोर इंसेक्ट एंड डिसीज। ऐसी फसल जो ज्यादा इफेक्टेड होती हो किससे, इंसेक्ट से और डिसीज से और पैथोजन से। किससे होती हो, ऐसी फसल जो कीटों से इफेक्ट होती हो, डिसीज यानी बीमारी से होती हो और पैथोजेंस यानी कि बीमारी फैलाने वाले कारक से होती हो। ऐसी फसल को शुड नॉट बी ग्रोन कंटिन्यूअसली। ऐसी फसल को हमें हर साल नहीं लेना चाहिए। जैसे आपको मैं सिंपल सा बताता हूं, जैसे मान लीजिए जो मालवेशी कुल की फसलें हैं, जैसे भिंडी है, कपास है, ये फसलें ज़्यादा
इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसी फसलों को हमें हर बार खेत में नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्रॉप शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सॉइल एंड लोकल रिक्वायरमेंट। क्रॉप को हमेशा सिलेक्ट हमें कैसे करना चाहिए? सॉइल को देखकर और लोकल रिक्वायरमेंट को देखकर। लोकल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिए हमारा खेत ऐसी जगह पे है जहां पर सिटी है, सिटी के आसपास वाली खेती में हमेशा हमें ज़्यादा सब्जी उगाना चाहिए, क्योंकि सब्जी को हम तुरंत सिटी में बेच सकते हैं। अगर यही हम ऐसा सोचें कि कोई हमारा जो फील्ड है या हमारा जो खेती है वो शहर से काफ़ी दूर है, तो हमें वहाँ पे सब्जियों की खेती कम करनी चाहिए, क्योंकि सब्जियों को ट्रांसपोर्ट करने में खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि हमारा जो फील्ड है वो आसपास है किसी शुगर फैक्ट्री के, तो हमें उसमें गन्ना लेना चाहिए, जिससे क्या हो जाए, हमें अच्छे रेट गन्ने के मिल सकें। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशन की जो सघनता होती है उसको किस तरीके से नापते हैं, देखिएगा आगे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन एंड टाइम पीरियड ऑफ क्रॉप rotation and multiplying this ratio with 100 is called crop rotation intensity. This is the calculated by following formula. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जब हम फसलों की संख्या, ऐसी फसलें जो हमने फसल चक्र में अपनाई हैं उनकी संख्या में जब हम फसल चक्र के समय का भाग दे देते हैं और उसको जब हम परसेंटेज में व्यक्त करें या हम कहें उसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हैं। सामने आपका लिखा हुआ है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन, यानी कि हमने किसी फसल चक्र में जो फसलें ली हैं उनकी संख्या अपॉन टाइम पीरियड ऑफ क्रॉप रोटेशन, कितने समय का फसल चक्र है, इनटू क्या है 100। 100 क्यों करते हैं, जब हम किसी को परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो उसमें इनटू 100 करते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा, नोट समझ लीजिएगा, कुछ नोट लिखा हुआ है, जहाँ पे नोट लिखा हुआ है उस बात को आप बड़े अच्छे से समझा करें, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट होते हैं जो पूरे आपके क्वेश्चंस को सही और गलत करने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन क्रॉप रोटेशन ड्यूरिंग काउंटिंग क्रॉप्स ग्रीन मैन्योर फैलो लैंड, क्या है, ग्रीन मैन्योर फैलो लैंड आर नॉन टेकन एज क्रॉप। वो ये कह रहे हैं कि जब हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो क्रॉप रोटेशन में ग्रीन मैन्योर और फैलो लैंड को, हरी खाद को और पड़ती पड़ी हुई भूमि को हम फसल में काउंट नहीं करते। क्लियर है? एक पॉइंट क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। एंड एट द टाइम, एक ही समय पर मिक्स्ड क्रॉप इज काउंटिंग एज अ सिंगल क्रॉप। मिक्स्ड क्रॉप को हमेशा कैसे माना जाता है, सिंगल क्रॉप की तरह काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है व्हीट प्लस मस्टर्ड, अगर आपने एक खेत में सरसों और गेहूं एक साथ लिए हैं तो उसे कितनी फसल जोड़ा जाएगा, केवल एक फसल जोड़ा जाएगा। क्लियर है? क्लियर दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिनको अपन निकाल कर देखेंगे कि आप कैसे निकालते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। इससे पहले एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, समझिएगा। पॉइंट ये है कि फसल चक्र हमेशा हम खरीफ से स्टार्ट करते हैं। हमेशा जब भी फसल चक्र के लिए हम फसलों की संख्या की काउंटिंग करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, खरीफ से स्टार्ट करेंगे। फसलों की संख्या और टाइम पीरियड दोनों ही हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, खरीफ से स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे लिखा हुआ है फर्स्ट एग्जांपल आपका मेज, पोटैटो, शुगर कैन और व्हीट, इसकी फसल चक्र सघनता यानी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या है। तो दोस्तों एक बार फिर दोबारा से क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप याद करेंगे। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फसलों की संख्या अपॉन फसल चक्र के वर्ष इनटू 100। ठीक है, तो फसलों की संख्या हम गिनना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेज एक फसल हो गई, पहली फसल है ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। फसलें कितनी हो गई, 4। ऊपर लिखेंगे फसलों की संख्या, फसल चक्र के वर्ष कितने हैं, 3 यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं आएगा। आपके एग्जाम में ये बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं देखते हैं, बताते हैं हम आपको। दोस्तों यहां देखिएगा आप, यहां लिखा हुआ है मेज, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है, मैंने आपसे कहा है कि फसल चक्र हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, खरीफ से। तो हम ये देखेंगे कि मेज खरीफ में उगाया जाता है या बिल्कुल उगाया जाता है। तो यहां से मेज हमारी साल स्टार्ट हो रही है, पहली साल और पहली क्रॉप। दूसरी खरीफ के बाद क्या आएगा, रबी, और रबी में हम क्या लगा सकते हैं, पोटैटो।
ठीक है। इसके बाद अब आएगा जायद, और जायद में हम शुगर केन लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। शुगर केन हम लगाते हैं रबी में। तो रबी के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नेक्स्ट ईयर में जाना पड़ेगा, यानी कि एक साल पूरी यहाँ होती है और शुगर केन के लिए दूसरी साल चालू होती है। और दोस्तों आपको पता होगा शुगर केन जो है वो 12 महीने की फसल है, तो शुगर केन पूरा एक साल ले लेता है। अब तीसरी साल में आके हम क्या लगाएंगे? वीट लगाएंगे। तो फसलों की संख्या है 4, फसलों के साल हैं 3, इंटू हमें करना है 100 का। जब इस तरह से करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा लगभग 133%। ठीक है, 133% इसका आएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले ग्रीन डंग, ग्रीन मैन्योर, और मैंने आपको बताया है ग्रीन मैन्योर को हम फसलों की संख्या में काउंट नहीं करते, लेकिन टाइम पीरियड में काउंट करते हैं। यानी खरीफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब कहाँ जाएगा? रबी पहुंचेगा, और रबी में हमने वीट लिया, और उसके बाद गर्मियों में हम कुकुरबिट्स ले सकते हैं, सब्जी वर्गीय, कद्दू वर्गीय जो फसलें होती हैं उनको हम ले सकते हैं। तो ये कितने वर्ष हो गए? टोटल 1 वर्ष हुआ। फसलें कितनी हो गई? 2, 3 नहीं हुई दोस्तों, यहाँ केवल वीट और कुकुरबिट्स को जोड़ेंगे। हम ग्रीन मैन्योर को फसलों की संख्या में काउंट नहीं करते। तो फसलें हैं 2, वर्ष है 1, गुणा करेंगे 100 का, कितना परसेंट आ गया? 200% आ गया। क्लियर है? आगे चलिए दोस्तों, आगे क्या है? मेज हमने ले लिया, कहां पर? मेज को हमने लिया खरीफ में, उसके बाद लाही सरसों को लिया हमने रबी में, उसके बाद शुगर केन पूरा 1 वर्ष लेगा। तो 1 वर्ष यहां से यहां तक हुआ और 1 वर्ष ये हुआ, टोटल वर्ष हो गए 2। फसल कितनी हो गई? 3, तो लिखेंगे 3/2 इंटू 100। यहां पे करेंगे, इससे काउंट होगा 50 आएगा, कितना जाएगा ये? 150%। इन सबको किसमें व्यक्त करते हैं? परसेंटेज में दोस्तों, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, सोयाबीन, बरसीम और शुगर केन। तो सोयाबीन लिखते हैं हम कहाँ पे? खरीफ में, बरसीम लेते हैं रबी में, और शुगर केन पूरा अपना 1 साल का। तो कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष। फसलें हो गई 3, तो 3/2 इंटू 100, इसकी भी कितनी हो जाएगी? 150%। दोस्तों कहीं कोई अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें, ठीक है। आगे चलते हैं। मेज प्लस पोटैटो, मक्का और आलू, इन्होंने मेज प्लस पोटैटो एक साथ में लिया है। इसके बाद लाही और ग्रीन ग्राम, खरीफ में, लाही रबी में, और ग्रीन ग्राम जायद में ली, जिसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो फसलें कितनी हुई? 1, 2 और ओनली 2। कितनी फसलें हुई? 2। वर्ष कितने हुए? 1, गुणा क्या है? 100। तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 200%। आगे चलते हैं। मेज खरीफ में, रबी में, और परती छोड़ दी खाली, तो फसलें हुई केवल 2 और वर्ष हुए 1। समझ गए होंगे दोस्तों आप अच्छे से, गुणा 100 कितना हो जाएगा? 200%। तो दोस्तों आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार आप इसको अप्लाई करके देखेंगे, और अप्लाई करने के बाद आप दोबारा से देखेंगे इनको आपने निकालना आ गया है या नहीं। ये श्योरिटी है, ये गारंटी है कि इससे आपके किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। आगे नोट दिया गया है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैन बी लेस देन 100। वो ये कह रहे हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कभी भी 100% से कम नहीं हो सकती, इन एंड इट ऑलवेज 1%। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप अगर क्रॉपिंग रोटेशन इंटेंसिटी अपनाओगे, यानी किसी खेत में फसलों के क्रम को अपना रहे हो, तो क्रम में कम से कम आप 1 फसल लोगे, और अगर वर्ष में 1 भी फसल लेते हो तो कितनी हो जाएगी उसकी इंटेंसिटी? 100%। क्लियर है? लेकिन 100 से कम कभी नहीं हो सकती, सदैव 100 से ज़्यादा होती है। 100 केवल एक कंडीशन में होती है, जब आप वर्षा आधारित, रेनफेड कंडीशन में वर्षा आधारित खेती कर रहे हैं, यानी कि आप केवल उस फसल को ले रहे हैं जो वर्षा पर डिपेंड है। आपके पास साधन की कमी है, आप पानी सिंचाई के साधनों की कमी है, तो आप केवल वर्षा पर आधारित खेती लेते हो, तो उसकी जो है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी 100% होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्रॉपिंग स्कीम, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। क्रॉपिंग स्कीम समझिएगा इसको। द प्लान अकॉर्डिंग टू विच क्रॉप आर ऑन इंडिविजुअल प्लॉट of a farm and a object to getting the maximum return for each crops without decreasing the soil fertility।
दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि जब किसी फसल में, जब किसी प्लॉट में इस तरह से फसल का प्लान करना कि उससे हमें अधिक से अधिक इनकम प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त हो सके विदाउट एनी डिक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी के कम किए बिना अच्छे से अच्छा उत्पादन हो सके। यानी कि क्रॉपिंग स्कीम के अंदर ही क्रॉप रोटेशन आता है। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, हम फसलों का क्रम अपनाते हैं और फसलों का क्रम किसके अनुसार अपनाते हैं, क्रॉपिंग स्कीम के अकॉर्डिंग अपनाते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, एक बार फिर हिंदी में समझा देता हूं मैं। वो ये कह रहे हैं क्रॉपिंग स्कीम क्या है, फसलों को किसी पर्टिकुलर एरिया में इस प्रकार से उसको हमें प्लान करना कि जिससे सॉइल फर्टिलिटी कम ना हो और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। इस तरीकों को बोलते हैं क्रॉपिंग स्कीम। क्रॉपिंग स्कीम में हम 3 मेजर वर्क कंप्लीट करते हैं। आगे लिखा हुआ है फॉलोइंग इंपोर्टेंट 3 वर्क इज डन फॉर कंप्लीटिंग अ क्रॉपिंग स्कीम। क्रॉपिंग स्कीम को कंप्लीट करने में हम 3 मेजर वर्क कंप्लीट करते हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ क्रॉप। हम ये देखते हैं इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल एरिया के लिए किस क्रॉप का हमें सिलेक्शन करना है। उस क्रॉप को हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। हमने मान लीजिए 2 या 3 फसलों को सिलेक्ट किया है तो हम उसको इस तरीके से तैयार करते हैं कि वो आपस में रोटेट हो सकें। अब हमने ये प्लान तैयार कर लिया, अब इस प्लान को हमें अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो तीसरा है अप्लाई द क्रॉप रोटेशन प्लान। ठीक है, ये आपका हो गया क्रॉपिंग स्कीम के बारे में। अब चलिए आगे चलते हैं। क्रॉपिंग स्कीम, जब हम सिलेक्शन ऑफ क्रॉप करें, क्रॉप का सिलेक्शन करें तो हमें किस तरीके से करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन हमें किस तरीके से तैयार करना चाहिए, इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा अगली स्लाइड पर। आगे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्रॉपिंग स्कीम। अच्छी क्रॉपिंग स्कीम के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। पहली बात कर रहे हैं एवरी ईयर एरिया इफ डिफरेंट क्रॉप शुड बी इक्वल। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक साल जो किसी भी पर्टिकुलर, मान लीजिए हमने अपने फसल चक्र में 2 या 3 फसलों का समावेश किया है। मान लीजिए हमने कोई 3 फसलों का समावेश किया है, कोई रबी की मान लीजिए 3 फसलें हैं, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, और जौ हो गया। हमने 3 फसलों का, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, हमने 3 फसलें ली हैं। तो अगर पहली साल हम 3 हेक्टेयर खेती में सरसों करना चाहते हैं तो अगली बार भी इसको इस तरीके से लेना चाहिए कि अगली बार भी इसे 3 हेक्टेयर में हम बो सकें। ठीक है, तो जिस फसल को हम ले रहे हैं उस फसल का एरिया जो है हर बार बराबर होना चाहिए। क्लियर, आगे चलते हैं। साइज ऑफ ईच प्लॉट शुड बी इक्वल। जो भी एरिया को हमने छोटे छोटे प्लॉटों में कन्वर्ट किया है उस प्लॉट का एरिया जो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्लॉट ऑफ एवरी क्रॉप इन्वॉल्व इन क्रॉप रोटेशन ऑफ क्रॉपिंग स्कीम शुड बी इक्वल और मल्टीपल ऑफ ईयर ऑफ, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड ऑफ क्रॉप रोटेशन। वो ये कह रहे हैं कि आपने जितने वर्ष का फसल चक्र तैयार किया, सपोज कीजिए आपने 2 वर्ष या 3 वर्ष का फसल चक्र तैयार किया है, तो प्लॉट्स की संख्या 2 या 3 होना चाहिए या फिर 2 या 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 2 वर्ष का फसल चक्र लिया है तो कितना होना चाहिए, आपने 2 वर्ष का लिया तो या तो प्लॉट्स के का साइज 2 प्लॉट्स होने चाहिए या फिर 2 के मल्टीपल, यानी कि 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 12 होने चाहिए। इस तरीके से प्लॉट्स की संख्या होनी चाहिए। आगे चलते हैं। इफ टोटल एरिया इज 50 हेक्टेयर, वो ये कह रहे हैं कि अगर टोटल एरिया 50 हेक्टेयर है तो 8 से 10% जो जगह है वो हमें क्या कर देना चाहिए, 8 से 10% जगह, और 50 हेक्टेयर से अधिक है तो 5% जगह किसके लिए, फार्म हाउस के लिए, रोड्स के लिए, इरिगेशन चैनल्स के लिए और गार्डन ETC के लिए, इसके लिए हमें छोड़ देनी चाहिए। मतलब हम अपने फार्म पर रोडें भी बनाएंगे, सिंचाई एवं जल निकास की नालियां भी बनाएंगे, थोड़ा सा कहीं गार्डन भी बना रहे हैं, फार्म हाउस भी बना रहे हैं, इसके लिए हमें कितने % जगह छोड़नी चाहिए। तो आप फिर से एक बार सुन लीजिएगा, अगर 50 हेक्टेयर से कम है तो 10% तक, 8 से 10%, और 50 हेक्टेयर से अधिक है तो 5% पार्ट को हम छोड़कर चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्रॉप स्कीम इफ फार्म इज नियर टू सिटी, अगर क्रॉपिंग स्कीम तैयार करते समय फार्म सिटी के नियर है देन 60% एरिया शुड बी गिवन टू वेजिटेबल्स। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि वेजिटेबल्स के लिए ज्यादा एरिया रखना चाहिए। कितना एरिया रखना चाहिए, 60%, मोर देन 60%। इफ इट इज नियर टू शुगर फैक्ट्री देन 60% एरिया शुड बी शुगर कैन। क्लियर है, आगे चलते हैं। इन क्रॉपिंग स्कीम 10% एरिया शुड बी लेफ्ट फ्रॉम फॉर क्रॉप। वो ये कह रहे हैं कि जब भी हम कोई क्रॉपिंग स्कीम बना रहे हैं तो
तो उसमें 10% एरिया हमें फॉडर के लिए, चारे वाली फसलों के लिए छोड़ना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही मेजर पॉइंट हैं, इनमें से किसी भी पॉइंट से पूछ लिया जाता है कि अगर आप फसल चक्र या फसल योजना बना रहे हैं, क्रॉपिंग स्कीम बना रहे हैं, तो क्रॉपिंग स्कीम बनाते समय फॉडर के लिए, चारे वाली फसलों के लिए कितना % एरिया छोड़ना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं। क्लियर है दोस्तों, चलते हैं आगे। इन क्रॉपिंग स्कीम सम एरिया शुड बी गिवन फॉर लेग्यूम्स। वो ये कह रहे हैं जब भी आप क्रॉपिंग स्कीम बनाते हो तो कम से कम कुछ एरिया जरूर लेग्यूम्स के लिए छोड़ना चाहिए। इन क्रॉपिंग स्कीम लोकल डिमांड शुड बी प्लेस्ड। क्रॉपिंग स्कीम में हमें यह भी देखना चाहिए कि वहां की लोकल डिमांड क्या है। आगे देखते हैं दोस्तों क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी और क्रॉप रोटेशन, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझ लीजिएगा। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? द रेशियो बिटवीन टोटल क्रॉप एरिया एंड एक्चुअल नेट कल्टिवेटेड एरिया एक्सप्रेस इन परसेंटेज इज कॉल्ड क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड इट इज एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? टोटल बोया गया क्षेत्रफल, एक वर्ष में टोटल बोया गया क्षेत्रफल अपॉन हमारे पास जो शुद्ध बोने के योग्य क्षेत्रफल है, उसको जब हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी। एक फॉर्मूले के साथ, एक एग्जांपल्स के साथ समझिएगा। इन अ क्रॉपिंग स्कीम फॉलोइंग एरिया इज गिविंग टू क्रॉप। इन अ क्रॉपिंग स्कीम फॉलोइंग एरिया इज गिविंग टू क्रॉप्स वेजिटेबल्स 1 हेक्टेयर, वेजिटेबल्स 8 हेक्टेयर, wheat 4 हेक्टेयर, ग्रीन मैन्योर 2 हेक्टेयर, मेज 2 हेक्टेयर, चिकपी 4 हेक्टेयर, मस्टर्ड 6 हेक्टेयर। ये कॉमा थोड़ा सा गलत लग गया है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। इन अ क्रॉपिंग स्कीम फॉलोइंग एरिया इज गिवन टू क्रॉप्स वेजिटेबल 8 हेक्टेयर, wheat 4 हेक्टेयर, ग्रीन मैन्योर 2 हेक्टेयर, मेज 2 हेक्टेयर। दोस्तों ये कॉमा जो है वो गलत लगा हुआ है। चिकपी 4 हेक्टेयर एंड मस्टर्ड इज 6 हेक्टेयर while total area of farm is 20 हेक्टेयर and 10% एरिया of plots leaves for other works। तो आपको इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालनी है। दोस्तों कैसे निकालते हैं समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि नेट कल्टीवेटेड एरिया क्या होता है। नेट कल्टीवेटेड एरिया ऐसा एरिया होता है जो आपकी फार्म की नेट वैल्यू है। जैसे उन्होंने ये कहा, सपोज कीजिए ये आपका एक खेत है, ये खेत कितना है? ये खेत है 20 हेक्टेयर का। कितना है? 20 हेक्टेयर का। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि बताइएगा अभी एरिया आपके पास कितना है? एरिया है आपके पास 20 हेक्टेयर। लेकिन इसमें अगर हम आगे चलें तो आगे देखते हैं उस व्यक्ति ने, उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने 8 हेक्टेयर में ली थी उसने वेजिटेबल। लिखा हुआ है वेजिटेबल 8 हेक्टेयर, प्लस व्हीट लिया था 4 हेक्टेयर में, प्लस ग्रीन मैन्योर लिया था 2 हेक्टेयर में, प्लस मेज लिया था 4 हेक्टेयर में। ठीक है, सॉरी मेज लिया था 2 हेक्टेयर में, ग्रीन मैन्योर के बाद मेज लिया था 2 हेक्टेयर में। क्लियर है, मैं कर देता हूं एक बार। मेज लिया था उसने 2 हेक्टेयर में, प्लस चिकपी लिया था 4 हेक्टेयर में। ठीक है, प्लस मस्टर्ड लिया था 6 हेक्टेयर में। मतलब इसी खेत में उसने इतनी फसलें ली। तो आप बताइएगा उसने टोटल कितनी फसलें ले ली? 8 और 4 12, 2 14, 15 16, 16 और 4 20 और 6 26। उसने टोटल कितने हेक्टेयर ले ली? 26 हेक्टेयर। लेकिन बस उसके पास वास्तव में जमीन थी कितनी? 20 हेक्टेयर थी। उसमें भी 10%, 20 हेक्टेयर का 10% आपकी, यानी कि आप अच्छे समझते हो 2 हेक्टेयर भूमि करीब उसने छोड़ दी थी। किसके लिए? जिसमें वह रोड बनाएगा, फार्म हाउस बनाएगा, इरिगेशन एंड ड्रेनेज चैनल बनाएगा, इन सारे वर्क के लिए उसने छोड़ दी थी। तो अभी बताइएगा 20 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर उसने छोड़ दी, तो उसके पास बची कितनी? 18 हेक्टेयर। और उसने वर्क कितने का ले लिया? 26 हेक्टेयर का। 8 और 4 12, 13 14, 15 16, 16 4 20 और 6 26। कितने हेक्टेयर में ले ली? 26 हेक्टेयर में। तो आप कैसे निकालोगे उसको कैसे निकालोगे? देखिएगा 26 हेक्टेयर अपॉन टोटल कितनी थी? 18 हेक्टेयर। 18 क्यों थी? क्योंकि 2 हेक्टेयर उसने यूज कर ली थी। इनटू कितना करोगे आप? 100 का। ठीक है, तो आप देखिएगा आगे कैसे निकालेंगे इसको। 2 से अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा? ये 13, और ये कितना हो जाएगा?
9। ठीक है, अब कितना होगा, यहां से इसको करोगे तो कितना आएगा 11 पॉइंट, ठीक है 11 पॉइंट लगभग लगभग 11। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 134.43 और इसको हम व्यक्त किसमें करते हैं, परसेंटेज में। तो ये आपका निकल के आ गया दोस्तों। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आता है तो मैं एक बार फिर आपको बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।